हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो क्या? मेरे साथ साथ आप लोग चल रहे हैं। हम लोग की जितना लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा कंप्लीट किए हैं। हाँ, होप आप लोग कंप्लीट किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप जल्दी जाइए और पूरा जितना मैं पढ़ाया हूँ कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत आगे जा रहा है सिलेबस। ठीक है ना? तो ऐसा ना हो कि हम बहुत आगे पढ़ा दें और आप पीछे चले जाए। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है ना कि थोड़ा समझना है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके पूरा जितना भी लेक्चर अभी तक अपलोड हुआ है उसको पूरा देखो जा करके, है ना? और जल्दी जल्दी फटाफट नोट्स बनाओ, जो भी मैं प्रॉब्लम सोल्व कराया हूं उसको करो और समझो। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ही चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्या लाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ना ध्यान से समझिएगा। गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चंस आप या जो डेरिवेशंस आप बहुत लंबे चौड़े मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू करते थे, है ना, वो डेरिवेशन आप इस मेथड से बहुत शॉर्ट मेथड्स में, शॉर्टकट में आप कर सकते हो। ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग टूल है। ठीक है, लेकिन अब ये टूल क्या डायरेक्ट इस टूल को हम पढ़ लें? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, है ना। डायरेक्ट हम लोग इस टूल को नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आज के लेक्चर में जो हम लोग दो इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम है पहले तो एरिया वेक्टर और दूसरा फ्लक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, सबसे पहला चीज डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर और दूसरा चीज डिस्कस करेंगे क्या, तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यानी हम लोग देखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्या इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेन गॉस लॉ, है ना। और इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है क्या? सॉलिड एंगल। जी हाँ, सॉलिड एंगल के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, ताकि मुझे वाइडली जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चंस मेरे से बहुत एक्यूरेटली हिट हो। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या, एरिया वेक्टर, है ना। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी ठंडे बस्ते में डालते हैं और शुरू करते हैं एरिया वेक्टर। तो चलो भाई, एरिया याद है आप लोगों को कैसी क्वांटिटी है जी? एरिया जो है हमारा सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर, है ना, तो नाम में ही वेक्टर है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना पहले समझो बात को, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे मान लो कि एरिया जो है ए है, इसको क्या बोलते हैं? ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एरिया वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, है ना। ये यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू एरिया। ये यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? टू सरफेस के। ठीक है, एंड दिस बिकम्स योर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना हो गया? एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यूनिट वेक्टर से, तो ये क्या बन जाएगा? एरिया वेक्टर, है ना। मतलब क्या क्या समझा पहले? इसकी इन दोनों का मतलब समझाओ। तो सर एरिया का मतलब तो वही मैग्नीट्यूड जो हम लोग निकालते आए हैं आज तक। ठीक है, लेकिन उसमें क्या ऐड हो जाएगा? उसमें एक डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। अब वो डायरेक्शन कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमें एरिया का मैग्नीट्यूड में कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ हमें उसी मैग्नीट्यूड को जो हमारा एरिया आएगा किसी चीज का कैलकुलेट करके, इससे मान लो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो जो एरिया कैलकुलेट करके आएगा उसी एरिया को हमें वेक्टर बनाना है। तो याद होगा ना, किसी भी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते थे? उसमें यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। तो हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? एरिया में। लेकिन ये यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? सरफेस के। तो हम लोग क्या मतलब एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो ये जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, कि इट इज ऑलवेज क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन थोड़ा सा भी समझना डिफिकल्ट लग रहा होगा नहीं? तो सबसे पहली बात, एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है किस पे?
पर सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया जो आएगा, ये जो भी एरिया कैलकुलेट करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। इसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं समझते हैं। यहाँ पे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एक काम करो, आप एक यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाओ। समझ आ रहा है बात? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, है ना। अगर मैं बोलूं ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे हम एक एरिया लेते हैं, ये हमारा एक एरिया है, ये वाला, है ना, ये भाई 3 है, ये 2 है, तो होगा कुछ एरिया, है ना। ये हमारा एरिया हो गया। एरिया कितना आ गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ गया। अब इसका हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर किधर है, इधर है ना, या फिर नीचे की तरफ हो सकता है, या तो इधर हो या तो इधर हो। इधर कौन सा है, जेड है ना, तो देखो तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, जे नहीं, किस डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में है ना, तो क्या आता है के, क्योंकि जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एरिया कितना आया भाई, ए आया, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो क्या होता है, या फिर और बोल सकते हो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 6 ऑफ माइनस के। मतलब क्या, अभी सिंगल एक सरफेस है, ये सिंगल एक सरफेस है, तो मुझे पता नहीं है कि सिंगल सरफेस में कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है ना। लेकिन अगर मेरा क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में आउटवर्ड होगा। लेकिन हमें सिंगल एक प्लेट है, प्लेन सरफेस, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इनवर्ड है और कौन आउटवर्ड है। लेकिन एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, यूनिट वेक्टर से, है ना। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो मान ले जाए कि एक्स और वाई प्लेन में एक एरिया था, तो भाई ये आया 3 और ये 2, तो एरिया कितना हो गया, मान लेते हैं 6, है ना। अगर ये 6 आया तो इसका वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यानी कि ये प्लेन हो गया हमारा, है ना। और अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या तो फिर इसके नीचे होगा, इधर होगा। तो अगर ऊपर लेंगे तो प्लस के, और अगर नीचे लेंगे तो माइनस के। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, 6k भी हो सकता है और माइनस ऑफ 6k भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना ही देखने के बाद। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बाबू ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है ना, जिसका वैल्यू a है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, a का वेक्टर यानी किसके, a मॉडुलस इनटू यूनिट वेक्टर, या फिर इधर की तरफ होगा क्या चीज, एरिया वेक्टर यानी a इनटू यूनिट वेक्टर, है ना। यानी इधर प्लस इधर माइनस होगा, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है बात? तो अगर कोई भी एरिया है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है बात? अब इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें और ट्रिक लगाता हूं। अब क्या ट्रिक लगाता हूं जो समझना, ठीक है। इसको मैं भी मिटाता हूं और इसमें और समझते हैं। एरिया वेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, है ना, एरिया वेक्टर की ये भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। चलिए भाई आगे और चलते हैं। एरिया वेक्टर में अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो बाबू, कि एक ये सिलेंडर है, तो ये जो है कैसा सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, और ये भी कैसा सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है कि नहीं है, बताओ। और ये इसका एक्स सेंटर होगा, तो यहां से एक एक्सिस पास करेगा। अब देखो ये कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है ना। अगर मैं इसका नाम दूं 1, ये कैसा, इसका नाम क्या दूं 2, इसका क्या नाम दूं 3। अब ये कैसा सरफेस बताओ मेरे को, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। यानी क्या हो रहा है कि ये जो है, अगर मैं कुछ यहां पे देखूं सिलिंड्रिकल टाइप का तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन चलो मैं देखता हूं कुछ अगर मिलता है तो। सिलिंड्रिकल टाइप का है ना, चलो मार्कर से समझते हैं। अगर इस मार्कर को मैं देखूं तो ये देखो इधर वाला सर्किल क्या है, फ्लैट है, इधर वाला सर्किल भी क्या है, फ्लैट है, लेकिन ये कर्व क्या है, तो पूरा कर्व है ना ये। तो अब मैं बात कर रहा हूं
इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर बताने का। ठीक है, तो देख इसका अगर एरिया वेक्टर निकालेगा, ये तो फ्लैट सरफेस ऐसे है। अब यहाँ पे ये क्लोज फिगर है, तो इस फ्लैट सरफेस के अंदर और बाहर, तो हम किधर बताए थे, आउटवर्ड डायरेक्शन है ना। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, यहां से इधर की तरफ होगा। कितना होगा, अगर इसका A2 एरिया और ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे, है ना। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो इसका यानी कि इधर देखो, ये तो बंद है, इधर इधर तो अंदर है, बाहर तो ये है, तो यहाँ पे इधर तरफ होगा। क्या चीज है, इसका एरिया कितना 1 है ना, A1 और यहाँ पे क्या कर दिए वेक्टर। अब इस कर्व सरफेस में क्या होगा ये देखना है। अगर कर्व सरफेस में मान लो यहाँ पे तुमने थोड़ा सा लिया एरिया, ये वाला लिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा A3 DA मान लेते हैं, DA डैश है ना। और अगर यहाँ पे आपने लिया है तो यहाँ पे किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा कितना, DA डैश। समझ रहा बात को कि नहीं, हो गया समझ रहे बात को। ये मतलब कि अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए, क्योंकि ये तो कर्व है ना पूरा, बार बार एरिया वेक्टर क्या होता है, बदल रहा है ना। इस जगह पे क्या है, इधर की तरफ है, इस जगह पे क्या है, इधर की तरफ है, इस जगह पे किधर है परपेंडिकुलर, इधर है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर किधर है, नीचे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर किधर है, इधर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर है। यानी कर्व्ड सरफेस में हर जगह परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इस यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो, सबके सब एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, बताओ मेरे को। उसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे आप खींचो, या यहाँ पे खींचो, या यहाँ पे खींचो, सभी इस फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ही आएगा। तो ये फ्लैट है ना, तो फ्लैट अगर एरिया है, अगर फ्लैट एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं, है ना, या यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं, सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ आएगा। लेकिन अगर यही कर्व है, कर्व इन द सेंस कि अगर ऐसा है कोई एरिया, है ना, ऐसा एरिया है, अगर मान लिया जाए ऐसा एरिया है, तब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं DA लिया हूं, यहाँ पे अगर DA लिया हूं, है ना, तो यहाँ पे इधर की तरफ आएगा DA डैश। अगर मैं यहाँ पे ले लिया हूं DA, छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा DA डैश। समझा आपको। अगर मैं यहाँ पे लिया हूं छोटा सा एरिया DA, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा DA डैश, है ना। यानी कि हर जगह परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि कर्व सरफेस है। अगर मैं इसको हाथ को कर्व सरफेस बोलूं, समझ रहे हो, ये पूरा कर्व सरफेस है। अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है तो देखो, तो ये होगा ना परपेंडिकुलर, ऐसे ये जा रहा है ना परपेंडिकुलर, बिल्कुल जा रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए तो इधर ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे इधर जा रहा है ना, क्या ऐसे होगा नहीं ना, यानी इधर होगा। तो कर्व सरफेस अगर है तो हर एक जगह परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये जो सिलेंडर है ये, तो ऐसे कर्व सरफेस आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो अगर ऐसे जा रहा होगा, तो अगर ऊपर में हम एरिया ले रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और अगर नीचे हम लोग ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ में आ रहा है बात। तो एरिया वेक्टर क्या है, उस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर सिंगल एक फ्लैट है तो फिर इधर भी आउटवर्ड हो सकता है, इधर भी आउटवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर हमारा क्लोज फिगर है तो फिर आउटवर्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, है ना, और एक एग्जांपल और समझते हैं। कैसे समझेंगे, इधर देखो तुम लोग ध्यान से। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये हमारा एक क्यूब यहां बनाते हैं हम लोग, ये बना दिया क्यूब, और ये रहा क्यूब। और मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे इसको मान रहा हूं ओरिजिन 0 0 0, है ना। इसको मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको ले रहा हूं वाई एक्सिस, इसको ले रहा हूं जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है बात। अब इसमें कितने फेसेस है बताओ मेरे को, तुम कितने फेसेस है। इसका कुछ साइड ले लो 2, ये भी कितना हो गया 2। तो इसका पहले एरिया बताओ कितना, एरिया ऑफ वन सरफेस कितना बताओ मेरे को, सर 4। एरिया अगर मैं वन सरफेस का बोलूं तो ये स्क्वायर है ना, तो 2 into 2 कितना होता है, 4 होता है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यही होगा ना। अब एरिया ऑफ वन सरफेस कितना हो गया, 4 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसका मैं हर एक का नाम दे दूं तो अच्छा रहेगा ना। अगर मैं बोलूं इसको ए बी ओ, है ना, O A B C,
है ना। अब यहां बना देते हैं डी ई एफ और ये जी। समझना ध्यान से, है ना। मैं क्या किया, एक क्यूब लिया। अब क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, 6 फेस होते हैं। तो देखो तो ध्यान से 6 फेस दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। एक सबसे नीचे दिख रहा होगा एक, है ना। इसके जस्ट सामने ऊपर ये दो दिख रहा होगा, कौन सा, 2। फिर इधर राइट साइड में दिख रहा होगा ये 3। फिर जस्ट सामने इधर ये दिख रहा होगा 4। और फिर एक सामने ये वाला दिख रहा होगा, ये जस्ट इसके सामने ऐसे का ये कितना नंबर 5। और फिर एकदम जस्ट इसी के सामने चले जाओ, ये पीछे वाला दिख रहा होगा ये वाला, है ना। उधर की तरफ कितना, ये 6, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एरिया वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर किसके लिए, 4 ए, देखो इसका ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अगर एरिया वेक्टर चाहिए मुझे किसके लिए, ओ ए बी सी, यानी नीचे वाला सरफेस के लिए। तो देख ये तो क्लोज फिगर है कि नहीं है। ये जो क्यूब है ये कैसा फिगर है, ये तो क्लोज फिगर है ना। तो अगर ये क्लोज फिगर है तो ये जो है, अगर मेरा सरफेस फ्लैट देखा ऐसा है, तो इसका आउट किधर है, इधर तो अंदर है क्यूब का। ये तो क्यूब, ये सरफेस के ऊपर तो क्यूब है, तो आउट किधर है, नीचे है ना। तो यानी कि इधर के नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस है ना, तो नीचे कौन सा एक्सिस हो जाएगा, -k। तो इसका पहले एरिया होता है, एरिया कितना है 4, तो 4 हो गया। और यूनिट वेक्टर कितना है इसका, तो -k हो गया। उसी तरह से अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर अगर निकालना है किसके लिए, 4 जैसा सुपर सरफेस पे, कौन सा, डी ई एफ जी, यानी कि डी ई एफ जी। तो कितना आ जाएगा, तो एरिया तो इसका भाई कितना है 4 है, और इनटू किधर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना है, के है ना यूनिट वेक्टर, तो 4k। समझा रहे बात। उसी तरह से अगर एरिया मैं इस वाले सरफेस के, यानी ये वाला सरफेस इधर वाला के लिए निकालना चाह रहा हूं, तो एरिया वेक्टर मैं निकालना चाह रहा हूं किसके लिए, बी सी ई डी। बी एरिया किसके लिए 4, बी सी ई डी के लिए निकालना चाह रहा हूं। तो बी सी ई डी के लिए एरिया इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को, इधर की तरफ आएगा ना। तो इधर इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया तो 4 होगा, लेकिन इधर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। तो वाई के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4j, है ना। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, इधर वाले के लिए, जस्ट इधर वाले के लिए, एरिया वेक्टर अगर मुझे निकालना हो किसके लिए 4, इसके लिए ओ ए जी एफ, है ना, ओ ए जी एफ। तो देखो तो इसके लिए किधर होगा, इधर तरफ होगा ना। तो कितना होगा, पहले तो 4, और अगर इधर y है इस तरफ क्या होगा -j, तो -j हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव y है इधर। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर निकालना है किसके लिए 4, ध्यान समझना, किसके लिए, सामने वाला के लिए। सामने वाला कौन है, ए बी डी जी है कि नहीं, देखो ए बी डी जी है ना सामने। तो ए बी डी जी, तो कितना हो जाएगा, एरिया कितना है 4, और ये इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इधर की तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है, एक्स आ रहा है ना। इधर की तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है, एक्स आ रहा है ना। यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा 5 नंबर जो दिख रहा होगा ना, इधर की तरफ होगा, है ना। A5 का जो है इधर तरफ होगा ना, तो कौन सा आई है ना, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब जस्ट इसके सामने देखो, ये 6 नंबर दिख रहा होगा ना, इधर की तरफ A6 वाला, है ना। तो इसके A B D G के सामने कौन सा दिख रहा है, O C E F दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो एरिया वेक्टर अगर मुझे निकालना है किसके लिए, O C E F, है ना। कितना देगा 4 इंटू, अगर इधर मेरा i है x की तरफ, तो उधर तो -x है, तो कितना हो जाएगा -i। तो ये आप एरिया वेक्टर निकाल ली। समझ आ रहा है बात कि नहीं। तो आप किसी का भी एरिया वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, एरिया इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेक्टर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। याद होगा आपको, रिमेंबर कीजिए, एप्लीकेशन किसका, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपको याद करना है। याद करिए, अगर मुझे कि एरिया वेक्टर के रूप में दिया हुआ हो, तब हम उसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि मेरा 2 साइड है, ये अगर ए है और अगर ये बी है, 2 वेक्टर है,
अब मुझे फाइंड, ये मिल कैसे बना रहा है, ये बना दिया, ए बना दिया, है ना, ये ए है तो ये भी ए, और ये बी तो ये भी बी। अब मुझे इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब मुझे इसका एरिया वेक्टर चाहिए, ए बी नहीं लेते, इसको ले लेते हैं पी और क्यू। तो ये भी हो गया क्यू और ये हो गया पी। अब मुझे इसका एरिया पता करना है, एरिया वेक्टर पता करना है। तो कैसे बताए थे, याद करो, क्या बताए थे, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, तो P अक्रॉस Q होगा, या फिर मोड ऑफ P Q इंटू क्या चीज बताते हैं, साइन थीटा, इंटू क्या, इसका डायरेक्शन के लिए किधर, परपेंडिकुलर, यानी क्या, इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या हो गया, PQ साइन थीटा क्या है, इसका एरिया था, है ना, PQ साइन थीटा क्या था, इसका एरिया था, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा, ये यूनिट वेक्टर है। तो A क्रॉस B जो है हमारा, यानी कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ रहे, अब बोले कि फाइंड द एरिया वेक्टर, तो क्या करना उसको, कुछ नहीं, उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, आसानी से बन जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल समझना चाहते हो तो समझ लो यहाँ पे, है ना, उसका एग्जांपल अगर तुमको देखना है तो देख लो, आसान है उसका, है ना। मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, y x और z। अगर मैं बोलूं कि ये काम करिए जी, आप यहां पे लीजिए, ये ले लीजिए, इधर तरफ है ना, ये ले लो 3j, ये ले लो 5 या ऐसा 4 इंटू आई, देखो ना यहां से, ये कितना है, ये वाला कितना है 4i है ना, और ये कितना है 3j है ना, और ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री है ना। तो a वेक्टर कैसे निकालेगा, तो 4i, अगर तुम ये ले रहे हो तो 4i, अगर ऐसे ले रहे हो, ये इंटू बी कर रहे हो ना, तो x और ij है ना, तो 4i क्रॉस 3j कितना जाएगा, 4 इंटू 3 12 तो हो जाएगा, और इंटू i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमें एरिया वेक्टर लेना है 3j क्रॉस 4i, 3j क्रॉस 4i, तो भी 4 इंटू 12, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के। हम बताए थे ना कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा या तो इधर की तरफ होगा या तो इधर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमें फ्लैट में पता नहीं है, फ्लैट सरफेस में कि कौन इन है कौन आउट है। तो 12 के भी ले सकते हैं और 12 माइनस के भी ले सकते हैं ना, लेकिन ऑब्वियसली आई जे ज्यादा अच्छा लगता है तो 12 के ही लिखना पसंद करेंगे। तो अगर ध्यान देखा जाए तो दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो अपने आप उसका क्या निकल जाएगा, एरिया वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है। तो हम समझते हैं कि एरिया वेक्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया वेक्टर निकालना आप सीख गए, क्या होता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए, तो एरिया वेक्टर तो हमें समझ में आ गया, है ना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। चलिए भाई, एरिया वेक्टर तो भाई क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ जी एरिया वेक्टर, एग्जांपल सब ले लो। P इज इक्वल टू 2i माइनस 3j और Q इज इक्वल टू 2 मतलब कि 4i प्लस 3k। अब इसका एरिया वेक्टर निकालो। एरिया वेक्टर टेंशन मत लेना, एरिया वेक्टर क्या होता था, P क्रॉस Q अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 2i माइनस 3j अक्रॉस कितना 4i प्लस 3k सॉरी 3j ही लिख दो, अभी k भी लिख सकते हैं 3j। तो बताओ मेरे को i डॉट i क्रॉस i क्या होता है, 0, याद है ना। तो i को किसके साथ, j के साथ। तो 2 इंटू 3 कितना 6 और i क्रॉस j क्या हो जाएगा k। चलिए बहुत अच्छी बात है। i क्रॉस i हो गया 0, मैं लिख देता हूं 0 प्लस इतना। फिर यहां पे चलते हैं माइनस 3j और i है ना, तो माइनस 3j और i कितना हो जाएगा माइनस 12 इंटू j क्रॉस i। क्या बताए थे, j क्रॉस i बताओ जल्दी फटाफट बताओ। j क्रॉस i याद है कितना, माइनस ऑफ k, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस j क्रॉस j कितना 0 ना, 0। तो कितना क्या 6k माइनस और प्लस 12k कितना 18k। इसका हो गया एरिया वेक्टर। उस तरह से आप 3D में भी चल सकते हो, है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, एरिया वेक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है।
अगर ज्योमेट्री से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एरिया वेक्टर समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर से समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्या चीज के बारे में, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सिंबल क्या है, फाई, है ना, इसका सिंबल क्या है, फाई, ठीक है। तो भाई फाई जब इसका सिंबल है तो कैसे निकालते हैं, तो ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज passing through any area, है ना, है ना, एरिया, ठीक है, और नॉर्मल टू सरफेस, या क्रॉस सेक्शन एरिया करता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ना, नॉर्मल टू सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है नॉर्मल टू सरफेस एरिया, है ना। तो अब ये बात उठती है कि याद करो कि क्या बताए थे कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा उतना ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद आया कुछ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो भैया अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर मैं बात करूं कि देख बाबू, ये जो है हमारा एरिया है ए, और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, ये है एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर, और यहां से ये लाइंस पास कर रहा है, ये लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अब ये यहां से जाएगा ऐसे और यहां से निकल जाएगा, ये जाएगा ऐसे, 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 यहां से निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू एरिया ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है ना, ई हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है कि ई इंटू ए होता है, ठीक है ना, ई इंटू ए होता है, ठीक है। अब ये कैसा क्वांटिटी है, ई इंटू ए, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका, तो देखो तो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इंटू मीटर का स्क्वायर, तो काट दो, तो वोल्ट इंटू मीटर, है ना। अगर फ्लक्स की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो अगर ये वोल्ट पर मीटर है तो यहां क्या हो जाएगा, याद करिए, तो यहां हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए भाई, वोल्ट मीटर स्क्वायर लिख देंगे तो यूनिट हो गया, ये किसका क्या हो गया, एस आई यूनिट, है ना। अब कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हमें ये समझना होगा कि स्केलर क्वांटिटी है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो दो क्वांटिटी अगर वेक्टर है, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे मिल रहा है कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, इसका मतलब कि किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा। दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होता है तभी जाकर के क्या मिलता है, बताओ मेरे को, स्केलर मिलता है ना। तो बात वही है कि भाई डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, है ना, हम कैसे समझेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी क्या था कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के क्या था, परपेंडिकुलर था ना, यानी यहां पे जो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके है, एरिया के। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, इलेक्ट्रिक एरिया के, है कि नहीं है। तो ये तो ठीक है। अब यहां पे समझो बात को, मान ले कि ये हमारा कोई एक एरिया है, ये ए है, इसका वेक्टर किधर तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, एरिया वेक्टर। और अगर यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक ऐसे जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ मेरे को, निकल जाएगा ना। तो यहां पे फ्लक्स जो होगा, ई
इनटू कितना हो गया, जीरो हो गया ना, तो कितना आ गया, जीरो आ गया ना फ्लक्स की वैल्यू। क्यों आएगी जीरो, बताओ मेरे को, तो क्यों जीरो आई? क्योंकि एरिया कैसे था, ऐसे था ना। तो भाई देखो ये समझो बात को, है ना, एरिया मेरा ऐसे है कुछ, ये तो यहाँ पे रहना चाहिए ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना, हमारा हाथ से समझो, ये हमारा एरिया है ना, एरिया ऐसा रखा हुआ है, देखो ना, ये हमारा एरिया है। और इलेक्ट्रिक बिल अगर ऐसे जाता तब ना इसमें घुस के पार होता, इलेक्ट्रिक बिल ऐसे जा रहा है तो कैसे होगा, इसमें टच करके चला जाएगा, ऐसे टच करके चला जाएगा, इसके घुसे नहीं ना, ऐसे ऐसे टच करके चला जाएगा, ऐसे टच करके चला जाएगा, ऐसे टच करके चला जाएगा, ठीक है। तो अगर टच करके चला जाएगा तो सोचो जरा कि एक भी इसके थ्रू पास कर रहा है, नहीं ना। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पास ही नहीं कर रहा तो फ्लक्स देगा कहां से? फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी इन होकर के एरिया से पास करना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, किसके है, एरिया के, एरिया वेक्टर के, ठीक है। तो इसलिए फ्लक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स सबसे मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया। और अगर यहां पे तो गड़बड़ लिख दिया ना, एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, और यहां पे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, लेकिन एरिया क्या है, एरिया सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे सरफेस एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना होगा बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ समझना है ना। क्या सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इस सरफेस का जो वेक्टर है वो इधर तरफ है, तो वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन सरफेस परपेंडिकुलर है। यहां पे सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। समझना रे बात, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का कैसे आता है, यानी स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी आता कैसे, ये समझना होगा हमें। तो कैसे समझेंगे, बहुत ही आसान, बच्चा जैसा समझ लेंगे। कैसे भाई, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो ये कोई एरिया है, चलो ठीक है, एरिया है ये। अब यह इसका जो है एरिया मान लो ए है, तो इसका वेक्टर किधर की तरफ होगा, ये है हमारा एरिया वेक्टर। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल से अब जा रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल जो इस यहां से एंगल कितना है, थीटा, यहां से जो एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं इसको बना दूं तो ये एंगल कितना है, थीटा है। आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल कितना है, थीटा है। यानी कि एरिया वेक्टर वाले लाइन से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन है वो कितना एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है ना। यानी कि एग्जैक्टली जो है परपेंडिकुलर नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे थे, कौन सा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मिलता है भाई, तो मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू एरिया, यानी कि वैसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, नॉर्मल हो। समझना है बात को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस ए का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, है ना, ताकि नॉर्मल हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं कि हेयर ए एंड ई इज एट एंगल थीटा। तो क्या बोल रहा है कि टू कंसीडर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या करना पड़ेगा मुझे, वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ ए, इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ए ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि हमें प्रोजेक्शन, तो भैया प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता था, कहते हैं इसका कंपोनेंट किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो कंपोनेंट ऑफ ए along E, E के तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा, याद करो, है ना। तो इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए, और अब एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, तो इस एरिया को हमने अब ऐसे करके क्या किया है, कंपोनेंट लिया है ना। यानी इसको हम लोग जो है कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं इस तरीके से, अगर देखा जाए तो हमारा ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए, ये है, ये वाला दिख रहा है ना। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये कितना हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। यानी कि मुझे इस वाले एरिया को इधर ऐसे घुमाना पड़ेगा, इस वाले एरिया जो ऐसे था इसको ऐसे घुमाना पड़ा, ठीक है, जस्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे। तो इसका कंपोनेंट इधर तरफ कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्लक्स कितना होगा भाई, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, आई इंटू एरिया कितना है, ए कॉस थीटा। अब देखो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इंटू कॉस थीटा। तो ए बी कॉस क्या होता है, ई डॉट ए, यही फ्लक्स का फॉर्मूला है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, समझना भी पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना समझे जो है कहानी नहीं होगा अच्छा, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखो तो बताओ मेरे को, देखो इधर, अगर ये मेरा एरिया है, दिख रहा है तुम लोगों को, अगर ये मेरा एरिया है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देखो, है ना। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। लेकिन इसका वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना, यही ना वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है और वेक्टर भी इसका ऐसा ही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एरिया ऐसे रख दें और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए ऐसे, तो देखो तो एक बीच जाएगा, तो अभी इसका वेक्टर किधर होगा, तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और है कि नहीं है। तो देखो तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है। तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो देखो तो एक बीच जाएगा ऐसे, टच करके चला जाएगा, टच करके चला जाएगा, टच करके चला जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये उठती है ये वाला सिचुएशन कि अब ये था मेरा एरिया, है ना, और ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे जो एरिया इधर था, इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो जब इस एरिया को हम ऐसे करेंगे, यानी कि ये जो है ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मेरा था, देखो समझो बात को, ये जो मेरा था पहले, ये जो मेरा था, है ना, ये जो मेरा था, तो ये जो ऐसा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वेक्टर था, तो अभी जब ऐसे होगा तो ऐसे चला जाएगा ना इलेक्ट्रिक, देखो ऐसे जाएगा ना, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, अगर ये कंपोनेंट ए है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, तो अगर ये है तो इधर की तरफ तो ए कॉस थीटा, है ना, यही ए कॉस थीटा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही बन जाएगा आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो गया, ई और डॉट ए, समझ आ रही बात, ई डॉट ए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब अगर मान लो कि हमारा कोई भी एक ऐसे कोई एक एरिया है ना, ये है एरिया, और अगर मेरा कहीं भी मान लेते हैं ना, ये मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे तो एरिया वेक्टर हर जगह चेंज हो रहा है ना, कर्व सरफेस है ना। तो हम क्या करेंगे, तो मान ले यहाँ पे कोई ली, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे हम, ये है ना, तो ये एलिमेंट लिए। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये है हमारा एरिया वेक्टर और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एरिया कितना होगा, ए होगा कि डी होगा, डी होगा ना, समझना है आपको। अगर ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है ना, तो एट एनी पॉइंट वी टेक क्या चीज, एलिमेंटल एरिया कितना, डी ए। और मान लीजिए डी ए जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कितना एंगल बना रहा है, अगर थीटा बना रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर तरफ है ना, तो एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ई एंड बी ए इज कितना, थीटा। तो भैया कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट किसका, कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कि एरिया का, तो एरिया का। तो कंपोनेंट ऑफ एरिया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, तो डी ए कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर की तरफ अगर डी है, इधर का क्या जाएगा, इधर जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो इस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, नहीं तो फ्लक्स जो हमें निकालना है, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया डी ए। तो डी फाई लिखेंगे ना, तो कितना जाएगा, ई और डॉट में डी ए। समझ रहे बात कि नहीं। तो अगर मुझे पूरे एरिया से फ्लक्स निकालना होता तो फ्लक्स थ्रू होल एरिया, तो फाई कैसे निकालते याद है, तो क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे, किसको, ई डॉट डी ए को। यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंड एरिया वेक्टर वैरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं वैरी कर रहा है, यहां से इधर जा रहा है। ये तो हमारा कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सीधे सीधे लिखता हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारा ये जो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा एरिया वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वायरी करता हो, है ना, हर पॉइंट टू पॉइंट, तो उस कंडीशन में, है ना, फिर से पुराने वाले लॉजिक पे चले जाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और उस छोटा सा फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तब क्या मिलेगा मुझे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। ये हमारा नेट फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स क्या है बाबू, डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। फिर से ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो फ्लक्स क्या देता है, फ्लक्स देता है कि भाई किसी एरिया से कितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास किया, यही फ्लक्स है, ठीक है ना। तो आपको ये फ्लक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, समझना है आपको। तो यही हमारा ई डॉट डी ए है ना। अब हम लोग जो है अभी तक हम क्या समझे कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं और फिर क्या देखे कि भाई किसी एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, समझ आया बात को। अब मुझे जो है इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन, यानी कि 3-4 स्टेप्स जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं और जैसे ही फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर सॉलिड एंगल पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशंस और सॉलिड एंगल्स रहेगा और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट क्लास में रहेगा गॉस लॉ, ठीक है। तो मैं इतना मान के चलो कि 3 क्लास अभी जो है हमने की गॉस लॉ, अपने तीसरा क्लास में गॉस लॉ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जान गए, अभी जान गए बाबू कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं और फिर क्या जान गए बताइए मेरे को आप कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो फ्लक्स और एरिया वेक्टर का डेफिनेशन आपको पता है। कल हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन आएगा इसका और उसके नेक्स्ट में गॉस लॉ आएगा, ठीक है। तब तक लिए मैं क्या बोला हूं कि जो भी पीछे है उसको कवर करके आप जो है जल्दी से आओ, ठीक है, मेरे साथ। और मैं आपको एक बता देता हूं, है ना, कि आपके लिए एक गुड न्यूज भी आ रहा है। क्या है कि हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पे जा करके आप पूरा डीपीपी, पूरा नोट्स हैंड रिटेन या प्रिंटेड फॉर्म में आप डाउनलोड कर सको, आपके पास अवेलेबल हो, है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है।
जो बहुत बड़े बड़े बिग ब्रांड्स में है वो चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत जल्द एक आध वीक के अंदर आपको ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरा बस यही रहेगा, लगे रहना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर चीज पॉसिबल होगा, बस वेट एंड वॉच, धीरे धीरे चलना है, ठीक है ना। तब तक के लिए जाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है, और अच्छे से सेफ रहिए, ठीक है। और प्लीज यार चैनल्स को जो है ना थोड़ा सा फैलाओ, लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, लोगों से बोलो, है ना, फैलाइए इसको, बढ़ाइए लोगों के पास, ठीक है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट।